छत्तीसगढ़ में एक बार फिर चुनावी समर की तैयारी शुरू हो गई है। यह समर शहरी सरकार के चुनाव के लिए है, जिसके लिए आचार संहिता 15 दिसंबर के आसपास लागू होने की संभावना है। प्रदेश के कुल 14 में से फिलहाल 10 नगर पालिका निगम में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। शेष बिरगांव, भिलाई चरौदा, भिलाई और रिसाली नगर निगम का चुनाव दिसंबर 2025 में होगा। बात करते हैं चुनाव प्रणाली की, तो विष्णुदेव सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की अप्रत्यक्ष प्रणाली को फिर से संशोधित करते हुए प्रत्यक्ष प्रणाली लागू कर दिया है। तात्पर्य यह है कि इस बार शहरी सरकार के मुखिया यानी नगर निगम महापौर और नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदाता करेंगे। नमस्कार, मैं हूं जय दुबे। एशियन न्यूज की खास पेशकश मुद्दा में एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करते हैं अधिकार की, जनता के अधिकार की। ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, जिसे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मतदाताओं से छीन लिया था। हालांकि कांग्रेस की सरकार ने ही इसे लागू भी किया था और शहर की जनता पर शहरी सरकार का मुखिया वापस से बदल करके नियम को और थोपने का सिलसिला चालू किया था। विषय को कुछ इस तरह से ही समझा जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की आवाम राज्य गठन के बाद से प्रत्यक्ष प्रणाली के तहत ही शहरी सरकार का चुनाव करती आई है। साल 2018 के चुनाव में भूपेश सरकार ने सत्ता हासिल करने के बाद जनता से उनका अधिकार इस तरीके से छीन लिया और महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष कर दिया, जिसमें पार्षद गण मिल के महापौर का चुनाव करते थे। आज इस विषय पर चर्चा हो रही है, तो प्रत्यक्ष प्रणाली की सार्थकता और निरर्थकता का विश्लेषण भी आवश्यक है, जिस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ भाजपा के बड़े नेता मनोज वर्मा जी हैं और कांग्रेस के बड़े नेता और रायपुर दक्षिण के पूर्व प्रत्याशी कन्हैया अग्रवाल जी भी हैं। आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन है। साथ में इस विषय पर और विश्लेषण के लिए अवधेश मलिक जी भी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। मुद्दा गंभीर है और गंभीर होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मन मुताबिक सरकार के पावर को यूज करके जिस हिसाब से नियमों को बदल दिया जाता है, जिस हिसाब से जनता के अधिकार के साथ खिलवाड़ होता है, उसको समझने और उसी पर विश्लेषण के लिए है। यह कोई डिबेट नहीं है और इसमें किसी भी तरह के आपस में किसी विवाद की स्थिति नहीं है। मुद्दा प्रोग्राम में यह समझने का विषय है और इस समझ को अगर सरकार अपनाती है तो देखने का विषय होगा कि आखिर क्या बदलाव किए जा सकते हैं जिससे कि स्थिरता रहे, नियमों की स्थिरता रहे, प्रणाली की स्थिरता रहे। बात करते हैं सबसे पहले मनोज जी से। मनोज जी, आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। बात करते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली के निरर्थकता और सार्थकता पर। आपसे समझना चाहेंगे कि कितना सार्थक रहा है अप्रत्यक्ष प्रणाली और कितना निरर्थक रहा प्रत्यक्ष प्रणाली। क्यों भूपेश सरकार को बदलना पड़ गया इस सिस्टम को और क्यों उनको अप्रत्यक्ष प्रणाली को लागू करना पड़ा? देखिए, जैसे कि शुरुआत में आपने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ही प्रत्यक्ष प्रणाली को लागू कराया था जी, और अप्रत्यक्ष रूप से भी लागू कराने का काम कांग्रेस सरकार ने किया जी। तो कहीं न कहीं आप अपनी मानसिकता को दर्शाते हैं कि आप उसमें सार्थक नहीं हो पाए, क्योंकि जब प्रत्यक्ष होता था तब लोग जनता चुनती थी चुनाव, और जनता चुनाव करती थी कि उसे किस तरह के प्रत्याशी चाहिए, और उस चुनाव में चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी हो चाहे भाजपा का प्रत्याशी हो, वो जनता विश्लेषण करके चुनाव करती थी, चाहे सरकार किसी की भी हो। लेकिन महापौर के मामले में हमने देखा है कि जनता अपने विश्वास का मत उन पे जताती थी जिन पे उन पे भरोसा है। लेकिन क्या कारण हुआ कि उन्हें ऐसे समय में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराने की जरूरत पड़ी? क्या सरकार बन जाने के बाद उनको डर था कि कहीं महापौर कांग्रेस भाजपा का ना बन जाए, ताकि खरीद फरोख्त की स्थिति बने? और स्थिति वही बनी कि जब पार्षद चुनाव हुआ, पार्षद चुनाव में आपने अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाने का नियम निकला। उसके बाद हुआ ये कि आपकी बहुमत भी नहीं आई। बहुमत नहीं आने का वजह ये हुआ कि सरकार से खपा होने लगी थी जनता। तब जा करके आपने खरीद फरोख्त किया और जो स्वच्छ प्रणाली थी, जो प्रत्यक्ष रूप से जो जनता चुनती थी, आपने उससे स्वच्छ प्रणाली को खत्म किया और जा करके अप्रत्यक्ष रूप से चुनने का आपने जो नियम लाया। अब देखने में आया कि महापौर जी का जो चुनाव हुआ उसमें आपने खरीद फरोख्त किया, निर्दलीय पार्षदों को खरीदा, तब जा करके महापौर बने। आज हमारी सरकार ने फिर से, आप कहते हैं कि भाई प्रत्यक्ष प्रणाली अच्छा था तो फिर बदलने की आवश्यकता क्या थी?
तो आज हमने उसी परंपरा को फिर से लागू किया है। प्रत्यक्ष प्रणाली से हमारी सरकार चुनाव चाहती है, जनता जिसे भी चुने। हम नहीं कहते कि भाजपा की सरकार बन जाएगी, हमारी कोई नियत में खोट नहीं है। हमने इसलिए प्रत्यक्ष रूप से प्रणाली को अपनाया है क्योंकि जनता चुने, और जनता के बीच के चुने हुए जो नेता होते हैं, सरकार होती है, उसको सभी मानते हैं। उसमें किसी प्रकार का अविश्वास का स्थिति वहां पे नहीं बनता है। जी, सवाल को आगे और बढ़ाते हैं, कन्हैया अग्रवाल जी के पास चलते हैं। क्या मन मुताबिक अपने मन पसंद का कैंडिडेट महापौर बने, इसके लिए श्री भूपेश बघेल जी ने ऐसी व्यवस्था लागू किया था? कन्हैया अग्रवाल जी, ये आपके शब्द हो सकते हैं जी। देखिए, पहला तो आपने निरर्थक और सार्थक वाली बात उठाई थी जी। यदि ये प्रणाली सार्थक नहीं है तो हमारे यहाँ तो प्रदेश के नेता का चयन जो है इसी प्रणाली से होता है, देश के नेता के भी चयन इसी प्रणाली से होता है। तो इस प्रणाली को आप निरर्थक तो कह नहीं सकते हैं। वर्षों से जो है ये प्रणाली से ही नगर निगम, नगर पंचायत के चुनाव भी होते आए हैं, लेकिन समय के अनुसार परिवर्तन करके उसको सीधे चुनाव की प्रक्रिया अपनाई गई। और सीधे चुनाव की प्रक्रिया में के बाद यदि ऐसा होता कि कांग्रेस को किसी तरह का भय होता कि हमारे लोग जीत के नहीं आएंगे, तो नगरीय निकाय की सत्ता को लेकर के कोई जो दूसरा आपका इशारा है कि अपने हिसाब से हम लोग चुन के ला पाए, वो कहीं मामला नहीं था। दूसरी बात आती है कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आदरणीय हमारे भाई मनोज वर्मा जी भी हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही जिस तरह विधायक अपना मुख्यमंत्री चुन रहे थे, उसी तरह ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने अपना महापौर चुना था। निर्दलीय पार्षदों की खरीद फरोख्त की जो बात होती है, दरअसल बात यहाँ पर शोभायमान इसलिए नहीं हो पाती पूरी तरह से कि अभी खरीद फरोख्त देश के पूरे मामलों में, पूरे देश के प्रकरणों में कहाँ हो रही, कैसे हो रही है, सबको मालूम है। पर फिर भी हमारे जनप्रतिनिधियों पर इस तरह की बात होना कि वो उनका सौदा हो गया, वो लोग पैसा लेकर के कांग्रेस को वोट किए हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिन प्रतिनिधियों को जनता ने चुना है, ये जरूर है, मेरे पास भी कुछ लोगों की चर्चा हुई आपसे कि पार्टी से संबंधित लोग थे, वो लोग भी ये चाहता कि निर्दलीय जब वो लोग चुन करके आए हैं तो उनका पहला जो जिम्मेदारी थी अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के थी। बिल्कुल। और विकास को लेकर के जब जिम्मेदारी थी तो उनको ऐसा महसूस हुआ हो कि सरकार के साथ हम लोग जाएंगे तो हमारे क्षेत्र के लिए हम ज्यादा पैसा ला पाएंगे, अपने क्षेत्र में ज्यादा विकास करा पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर निर्दलीय जो जीत करके आए, मेरा ख्याल है वो लोग पहली बार पार्षद बने थे। तो पहली बार पार्षद बनने वाले का प्रयास रहता है कि वो अपने क्षेत्र को जितना ज्यादा चमका पाए, जितना ज्यादा काम कर पाए, ताकि उनको भी मनोज वर्मा जी की जगह बार बार मौका मिल सके। तो वो लोग जो हैं सरकार के साथ गए, या ये कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से कोई नेता ऐसा, क्योंकि अंतिम दिनों तक के इनके पास जो उम्मीदवार तय नहीं थे, जब तय हुए तब तक के वो लोग शायद अपना भरोसा उन पार्षदों से जीत ना पाए हों। क्योंकि मैं इस बात को नहीं मानता कि जो पार्षद जो है अपना चुनाव जीत करके आए हैं, वो पार्षद पैसा लेकर के जो है कांग्रेस के महापौर के पक्ष में मतदान किए होंगे। दल बदल तो कानून लागू नहीं होता है इसमें, लेकिन वो लोग पैसा लेकर के मतदान करेंगे, ये मुझे बिल्कुल कदापि जो है नहीं लगता है, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। तो अगर पहल सार्थक थी, प्रणाली सार्थक थी, तो कांग्रेस को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो 15-20 सालों से चलते आ रही थी, जिस सिस्टम जो सुचारू रूप से प्रचलन में था, ऐसा क्या जरूरत, उसी को चालू रहने देने में कांग्रेस को क्या तकलीफ थी? कन्हैया अग्रवाल जी, देखिए, तकलीफ की बात नहीं है, बात यह है कि जनता का प्रतिनिधि, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भी यदि तय कर रहे हैं तो वो भी जनता का प्रतिनिधि है। लेकिन यदि सीधे महापौर का जब चुनाव होता है तो आप भी जानते हैं कि चुनाव प्रक्रिया कितनी महंगी है। उस चुनाव प्रक्रिया की जो महंगी चुनाव प्रक्रिया है, यदि उससे बच करके हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही उनका मुखिया तय कर रहे हैं, तो उसमें कहां पर खराबी है? मैं जो सीधे चुनाव हो रहा है उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो उसका भी स्वागत कर रहे हैं। लेकिन यदि यहां पर यह हो रहा था तो इसमें कोई ये तो नहीं था कि आपको चुनाव लड़ने के अवसर से वंचित कर दिया गया था। आप चुनाव लड़ने के अवसर से वंचित नहीं थे, आप लोग चुनाव जीत करके भी आए हैं। ऐसा भी नहीं था कि सरकार ने कोई आप लोगों को चुनाव लड़ने नहीं दिया या जीतने से रोक दिया। आप तो ज्यादा संख्या में जीत के आए थे, जैसा आप कह रहे हैं कि हम लोग ज्यादा थे, कांग्रेस कम थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग आ गए। तो निर्दलीयों ने यदि विश्वास व्यक्त किया तो उस विश्वास को खरीद फरोख्त का नाम नहीं देना चाहिए। मनोज वर्मा जी, कन्हैया अग्रवाल जी साफ साफ तौर पर यह कहना चाह रहे हैं कि जो प्रणाली थी
उस प्रणाली से, जिस प्रणाली से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उसी प्रणाली को हमने लागू किया। जनता के चुने हुए पार्षदों ने ही अगर अपने नेता का चुनाव किया तो उसमें कहीं भी कोई निरर्थकता नहीं है और वह एक सही प्रणाली है। सवाल आपसे यह है कि अगर कांग्रेस ने इस प्रणाली को लागू कर भी दिया और अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का, अगर क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का इसी प्रणाली से चुनाव होता भी है, विधायक दल और सांसद दल के नेता चुनते भी हैं, तो क्या तकलीफ है? आप लोगों को क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि आपको बदलने की बहुत हड़बड़ी हो गई? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार आई जी, उसके पहले अनेक नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में भाजपा के अध्यक्ष, भाजपा के महापौर थे। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, सभी जगह जा करके, सभी पंचायतों में, सभी जहाँ पे हमारे अध्यक्ष थे, सभी जगह जा करके उन्हें दबाव पूर्वक, अब मैं खरीदी की बात तो नहीं करूंगा, दबाव पूर्वक का कहने का मतलब ये होता है कि आप सरकार का दबाव बना करके हमारे अध्यक्षों को बदल दिया। आज आप कहते हैं कि पूरे नगर निगमों में, नगर पंचायतों में यदि कांग्रेस के अध्यक्ष है या महापौर है तो ये कहीं ना कहीं अधिकांशता हमारे हुआ करते थे, जिनको आपने दबाव पूर्वक अपनी सरकार का दबाव बना करके वहाँ अपने अपने अध्यक्ष बिठा दिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि रहते तो इस तरह का दबाव उन पे आप नहीं बना पाते, आप सरकार का दबाव नहीं बना पाते। और हमारी सरकार इसी स्वच्छ प्रणाली को लागू करने के लिए नियमबद्ध है, क्योंकि वो चाहती कि जो जनता चुनी हुई सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार है, वो जनता के बीच रहे, किसी प्रकार का उस पर यह आरोप न लगे कि उसमें खरीद फरोख्त हुई है, क्योंकि जो प्रतिनिधि चुन करके आएगा जनता के बीच से चुन करके आएगा। तो बड़े चुनाव में भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का भी आगे से नाम कैंडिडेट आ जाना चाहिए और उनमें भी प्रत्यक्ष प्रणाली लग जाना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रणाली का बड़े चुनाव से मैं कहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी का चुनाव है, क्योंकि अनेक पूरे प्रदेशों को मिला करके, सभी जिलों को मिला करके चुनाव होता है और उसमें इतने बड़े चुनाव होते हैं, उसमें आप प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग का जो गिनती है उसको करने में बहुत ज़्यादा तकलीफें आएंगी, बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। इसलिए विधायकों के माध्यम से हो या सांसदों के माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चुनते हैं। वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ अवधेश मलिक जी, सवाल लेते हैं अवधेश मलिक जी से, समझने की कोशिश करते हैं। अवधेश मलिक जी, टोटल ओवरऑल में ऐसा कहीं समझ नहीं आ रहा है कि ये कांग्रेस का डिसीजन था तो हमें बदलना जरूरी है क्योंकि अब भाजपा की सरकार है? क्या विश्लेषण है, करना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, इसके कई प्रैक्टिकल पहलू हैं जिसको कांग्रेस ने फेस किया था और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको बीजेपी भी अब फेस कर रही है। प्रैक्टिकल पहलू ये कि एक मतलब इलेक्शन हुआ था जिसमें जो मेयर के रूप में आपको किरणमयी नायक चुनी गई। याद है, पुराना वाला बिल्डिंग था, अब हम सबको कन्हैया लाल जी बैठे हैं, पुराना बिल्डिंग जी। हाँ, तो उसमें जो है सो बजट को लेकर जो है बजट पेश किया गया था और बजट को लेकर, उसके प्रावधानों को लेकर किरणमयी नायक और जो है सो महापौर के किरणमयी नायक महापौर थी और ओपी चौधरी जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं, उस समय जो है सो कमिश्नर हुआ करते और बड़ी एक तीखी नोकझोंक हुई थी, बहुत सारे उठापटक हुए थे। और तो देखिए, उस प्रणाली में ये सिस्टम था कि महापौर जो है तो उसको कहीं ना कहीं ये लगता था कि उसके पास काफी पावर्स हैं और इरिस्पेक्टिव ऑफ की जो आपको जो चुने गए जो वार्ड कॉर्पोरेटर्स हैं उसके तुलना में भी अगर उसको लगता है कि हम जो है तो जनता के लिए हम ज्यादा काम कर सकते हैं तो किसी भी हद तक वो ऑथराइजेशन देता है। डायरेक्ट प्रणाली से जब आप चुनाव कराते हैं तो कहीं ना कहीं वो ऑथराइजेशन देता है। तो एक जो सार्थक पहलू ये है कि वो अपने पावर्स को लेकर ज्यादा मतलब जो है सो मतलब हम कहें कि प्रभावी होता है, दिखता है जी। हाँ, और वहीं दूसरी ओर जो है सो इसमें ऐसा होता है कि इनडायरेक्ट प्रणाली सिस्टम में जो है सो आपको कहीं ना कहीं आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो जिसकी ज्यादा संख्या होती है वो ज्यादा जो है सो भारी पड़ जाता है। दबाव बना दोनों कॉन्ट्रास्ट, हाँ, तो दोनों कॉन्ट्रास्ट में कई बार ऐसा स्थिति हुआ कि देखने को भी मिला कि मान लीजिए कि जो मेयर बना है उसके पार्टी के लोगों की संख्या थोड़ी कम है और जो मतलब जो है सो जिसकी संख्या ज्यादा है उसका व्यक्ति मेयर नहीं बन रहा है। तो ये कई सारे ऐसे चुनाव थे। तो जो भी सरकार सत्ता में रहती है तो वो ये चाहती है कि ज्यादातर डोमिनेंट पोजीशन पर उसके लोग रहें। फाइनली भूपेश बघेल की सरकार जब बनी वो उस प्रकार की चीजें नहीं हो, इसलिए जो है सो एक प्रकार की जो है, मैंने पहले कहा, ये कोई भी पार्टी सत्ता में रहेगा डोमिनेंट पोजीशन पे अपने लोग चाहता है, अपने पार्टी के लोग चाहते हैं। तो एक ये है। लेकिन अगर इसकी जो दूसरी व्याख्या है, अगर आप देखें
तो उसमें ऐसा है कि ये मेयर सिस्टम को लेकर शशि थरूर ने जो पार्लियामेंट में एक प्राइवेट बिल पेश किया था, जिसमें उसने ज्यादा ऑटोनॉमी की मांग की थी कि मेयर्स को, जो आपको मेट्रोज हैं उनमें जो है सो मेयर्स को ज्यादा ऑटोनॉमी मिलना चाहिए। लेकिन वहीं पर जो दूसरी दलील थी वो ये भी कहा मतलब एक टाइप से इस टाइप का जब इलेक्शन होता है तो मतलब आप जो भारतीय जो संसदीय प्रणाली है उसके तरफ से अगर आप देखें तो थोड़ा सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल जैसा एक मूव दिखता है, क्योंकि भारतीय सिस्टम में आप देखिए राष्ट्रपति चुनाव से लेके प्रधानमंत्री तक का चुनाव जो है वो जो एक टाइप से कहें कि उसके रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं। जब आपने जनता को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का अधिकार दे दिया तो उन रिप्रेजेंटेटिव्स पर दायित्व होता है कि वो जो है सो अपने अपने क्षेत्रों से उस हिसाब से जो है सो उसका चुनाव करें और फिर उस प्रकार से चीजें मूव होती है। तो इस पूरे सिस्टम में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजनीति हावी हुई है, बिल्कुल, और उसके 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 पीछे के इफ एंड बट्स भी हैं। हाँ, लेकिन इस दौरान में ये देख रहा था कि एक तर्क दिया गया कि जो है इससे जो है सो चुनाव खर्चे में थोड़ी सी कमी आती है। तो देखिए ये जो इलेक्शंस जो आपका होता है उसमें बहुत ज्यादा उस खर्चे की ओर जो है सो देखा नहीं जाता। वो तो एक साथ ही होता है, एक ही साथ दोनों बटन दबाने होते हैं। हाँ, तो ये मतलब कुल मिला के उद्देश्य ये होता है कि जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बोल्ड इनिशिएटिव्स लेके और मतलब जो काफी अच्छे फैसले लें। लेकिन वहीं पर भी जो अब देखने को जो स्थिति मिल रही है कि जो डायरेक्ट जो प्रणाली के थ्रू जो इलेक्शंस होता है और जो पॉलिटिक्स में जो गिरावट आई है उसके कारण से, क्योंकि भारतीय पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं जो है अपने नैतिक दायित्व के प्रति भी काफी जवाबदेह होता है और ऐसा मान के चला जाता है कि वो जो फैसले लेंगे उसमें उसके खुद के विचार कम और जिन लोगों ने उनको चुन के लाया है उसके लिए ज्यादा काम किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है ये कहना पड़ेगा कि जिस रायपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट मतलब 3 डिजिट में हुआ करता था, वो 3 डिजिट करोड़ में हुआ करता था, मतलब 200, 500, 300 करोड़ का जो बजट हुआ करता था, हजारों करोड़ का वो आंकड़ा क्रॉस कर गया है। हाँ, लेकिन उसके बाद भी जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट उस हिसाब से नजर नहीं आया है। तो ये पहलू जो है सो सोचने वाली बात है और कहीं ना कहीं जो है सो सरकार जो उस मूव में आ रही है तो हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस जो है ज्यादा सरकार रही है। वहीं पर कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि ह्यूमन इंडेक्स पे फोकस ज्यादा सरकार रही है। तो दोनों के देखिए दोनों के नजरिया में भी क्लैशेज हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो है सो पुनः उस परिस्थिति को लाने की कोशिश और कवायद है। जी समय की बाध्यता है, एक एक सवाल मनोज वर्मा जी और कन्हैया अग्रवाल जी से लेते हैं। कन्हैया अग्रवाल जी, जैसा कि अभी अवधेश मलिक जी ने बहुत इन डेप्थ एनालिसिस किया और बहुत सटीक तरीके से चीजों को बताया और पिक्चर को क्लियर किया, क्या राजनीति इतनी ज्यादा हावी है? आपको लगता है कि भाजपा ने राजनीति का शिकार हो करके और राजनीति में दबदबा बनाए रखने के लिए ही यह डिसीजन लिया कि इसको पुराने डिसीजन को खत्म किया? देखिए, मैं इस तरह की बातों को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाता हूं, लेकिन ये जरूर है कि यदि आप केवल इसलिए उसको चेंज कर रहे हैं कि कांग्रेस ने लागू किया है तो जरूर ये बात गलत है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सीधे चुनाव हो तो सीधे चुनाव का भी हम तो स्वागत कर रहे हैं। सीधे चुनाव हम तो लगातार जीत करके आए हैं, तो कहीं भागने वाली अवस्था ही नहीं है। दरअसल मलिक साहब की मैं एक बात को आगे बढ़ा रहा हूं, जो मलिक साहब शायद बोलते बोलते रह गए, कहीं दूसरा विषय पे आ गए, तो कि बहुमत यदि जैसे मेयर जो है, मेयर हमारे यहाँ किन्नर भी चुन करके आई, बिल्कुल रायगढ़ में, लेकिन जब वो मेयर चुन के आई उनके साथ जो है यदि पार्षदों का दल नहीं है, सामान्य सभा में उनको अपने प्रस्ताव पारित कराने हैं, वो प्रस्ताव पारित होने के बजाय जो है वो प्रस्ताव ध्वस्त हो जाते हैं। जिस बजट की बात आप कर रहे थे, एक बार वो बजट भी जो है सामान्य सभा में बजट भी गिरा है। तो ये अवस्था ना हो
ये भी एक सोच हो सकती है कि भाई पार्षदों के माध्यम से चुनाव होगा तो पार्षद दल के जो लोग हैं जिसका बहुमत होगा वो लोग प्रस्तावों को पारित कराने के लिए दल के साथ काम भी समर्थन देंगे। लेकिन यदि जो है अल्पमत की सरकार का कोई मुखिया होगा, चाहे वो देश में होता है या प्रदेश में होता है, हम लोग देखते हैं बहुत सारी घोषणाएं करके जब लोग आते हैं और उन घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, तब यही बात आती है कि सदन में बजट प्रस्ताव को पारित कराने के लिए हमारे पास संख्या बल नहीं है, इसलिए हम लोग उस चीज को लेकर के नहीं आ पा रहे हैं। बिल्कुल। खर्चे की जो बात हो रही थी वो सरकार के खर्चे की बात नहीं थी, मैं जो इस खर्चे की बात कर रहा था वो जो महापौर चुनाव, जैसे आज विधायक का चुनाव लड़ने की जब बारी आती है लोग बोलते हैं 25 करोड़ लगा रहा है, कोई 20 लगा रहा है, कोई 10 लगा रहा है, तो महापौर तो 4 विधानसभा क्षेत्र का एक साथ जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वो बड़ा खर्चे से जो है वो बड़े तामझाम से सबसे बचा जा सके, ये भी एक कारण हो सकता है, ये मैंने कहा था। पता नहीं ये 25-30 करोड़ रुपए जाते कहाँ हैं, किसको बंटते हैं, तो भगवान ही मालिक है। अगला सवाल लेते हैं मनोज वर्मा जी से। मनोज वर्मा जी, आप लोगों ने डिसीजन तो ले लिया, मुख्यमंत्री जी ने साइन भी कर दिया, घोषणा भी हो गई, क्या लगता है आपको कि ओवरऑल में जिस हिसाब से आपने अभी दबदबा बनाया है उस हिसाब से इस अगर आपको लगता है कि यह सार्थक पहल है और सार्थक प्रणाली है, तो आपको क्या लगता है कि आप सरकार बना पाने की स्थिति में आ रहे हैं नगर निगम में? कहीं भी हमारी सरकार की नियत में खोट नहीं है, क्योंकि जो प्रणाली लागू थी कांग्रेस शासन के समय में, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा था, उस प्रणाली को हमारी सरकार 3 बार थी, तब हम चाहते तो बदल सकते थे और वो स्वस्थ प्रणाली थी, इसलिए हमने उसको बदला नहीं। बदला सिर्फ कांग्रेस ने, इसलिए हमको इस बात का बाद में अंदाजा हुआ क्योंकि उनका बहुमत उस समय आया नहीं। बिल्कुल। और पूरी जानकारी मैं मीडिया के माध्यम से तो नहीं दे सकता क्योंकि खरीद फरोख्त तो हुई है, क्योंकि जो हम लोग जिस सदन में रहते हैं खरीद फरोख्त पे बहुत जोर दे रहे हैं मनोज। खरीद फरोख्त में इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि जो प्रत्यक्ष प्रणाली उसमें ये सब बातें नहीं आती हैं। अप्रत्यक्ष में आप देखेंगे कि जो निर्दलीय पार्षद हैं वो काम आप मैं तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पार्षदों को खरीदा था। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट मीडिया के माध्यम से नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आज कांग्रेस के पार्षद पे ही आरोप लगा था। जब हमारे अध्यक्ष चुनाव के लिए जब हम 29 थे, हमको 30 वोट मिल गए थे उसमें, और इसमें कांग्रेस के एक पार्षद का नाम आया था जिसे कुछ दिनों के लिए उनके बर्खास्त किया गया था। तो वर्मा जी, करोड़ों का खर्चा चुनाव के पहले भी होता है और करोड़ों का खर्चा चुनाव के बाद भी होता है। मतलब देखिए संगठन कैसे चुनाव कराती है, संगठन किस तरह से चुनाव करती है, संगठन को जवाब देना पड़ता है। संगठन उस चुनाव के खर्च को चुनाव आयोग को देती है। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों का जितना भी खर्च होता है वो चुनाव आयोग उसको जानकारी लेती है और संगठन उस चुनाव खर्च को बताती भी है। ये बात और है कि ऊपर से लोग बोलते हैं कि इतने खर्चा हो, इतना खर्चा हो, अब हर कोई समझता है कि क्या होता है चुनाव में, लेकिन जो चुनाव आयोग देखता है, चुनाव आयोग की नजर में क्यों नहीं दिखता वो? तो चुनाव आयोग जो हिसाब मांगता है उस हिसाब के अनुरूप उनको हिसाब मिलता है। तो ये चुनाव आयोग तो देखता नहीं है साहब, चुनाव आयोग को दिखाया जाता है। चुनाव आयोग उतना ही देखता है जितना उसे दिखाया जाता है। कहने का मतलब भी वही है कि चुनाव आयोग यदि बना है तो कहाँ कोई एक पार्टी खर्च कर रही है, ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल, भाई खर्च तो सभी पार्टियां करती है। लेकिन हम आते हैं वापस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव में, तो हमारी नियत में कहीं खोट नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी सरकार चाहती है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो और जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को जिस तरह से विधायक चुने, जिस तरह से सांसद चुने, उसी तरह से महापौर को चुने, ताकि वो शहर विकास में किसी के दबाव में काम न करे। वो अपने मन से एक शहर के कैसे विकास करना है, जनता क्योंकि उसको ही चुनेगी कि वो व्यक्ति इस शहर में वाकई काम करने लायक है कि नहीं। हमारे भाजपा शासन में भी कांग्रेस के महापौर बने 2 बार, किरणमयी जी भी बनी, प्रमोद दुबे जी भी बने। लोगों ने विश्वास जताया, सरकार रहते हुए भी उनके विपक्ष के लोगों को हमारे यहाँ शहर में हमने महापौर बनाया। तो कहीं ना कहीं जनता का मैंडेट जो रहता है, वो जनता जिसको चुनती है तो उनको उस पर विश्वास रहता है, तो विश्वास उसी पे किया जाता है जो काम करने लायक रहता है। बिल्कुल, निरर्थकता या सार्थकता इस बात पे निर्भर करता है, प्रणाली चाहे कुछ भी हो, कि सरकार कितना काम करती है, महापौर कितना काम करते हैं नगर निगम के लिए या अपने नगर निगम के क्षेत्र में, नगर पालिका परिषद के क्षेत्र में या पंचायत के क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में है, और जो भी अध्यक्ष हो या महापौर हो वह कितना अपनी जनता के लिए सोचता है, कितना उसके लिए काम करता है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है इस बात से कि प्रणाली क्या है। जैसे कि हमने पहले भी देखा, प्रमोद दुबे जी के समय पे हमारे रायपुर में बहुत काम हुए, इस बात को नहीं नकारा जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। निष्पक्ष और निरपेक्ष तरीके से अगर हम बात करें तो उसके पहले भी भाजपा के भी समय पे काम हुआ है, कम ज़्यादा जैसा भी हुआ है। तो निरर्थकता हो या सार्थकता हो प्रणाली की, डिपेंड, सार्थक या कोई भी प्रणाली तभी है जब चुन के आया हुआ
नेता अच्छे से समाज के लिए और अपने नगर के लोगों के लिए उस दिशा में काम करता है। बहरहाल छत्तीसगढ़ गठन के समय 1 नवंबर 2000 को 49 नगर पंचायतें, 20 नगर पालिका परिषद और 6 नगर निगम अस्तित्व में थे। राज्य गठन के बाद और आम निर्वाचन के पूर्व छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों और नगर पालिक निगमों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। इससे नवंबर 2004 को छत्तीसगढ़ में नगर पंचायतें 72, नगर पालिका परिषद 28 और 10 नगर निगम हो गए। वर्ष 2009 में इनकी संख्या बढ़ गई। इसके बाद प्रदेश में 10 नगर निगम, 32 नगर पालिका परिषद तथा 127 नगर पंचायतें बनी। इसके बाद 22 जुलाई 2014 को धमतरी व बिरगांव नगर निगम अस्तित्व में आया। 8 जून 2015 को भिलाई चरोदा नगर निगम का गठन किया गया। इसके बाद राज्य में 13 नगर निगम, 44 नगर पालिका परिषद तथा 111 नगर पंचायतें हुई। फिर 2019 में रिसाली नगर निगम का गठन हुआ। कुछ और नई नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत बनी। इसके बाद राज्य में 14 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद तथा 109 नगर पंचायतें हुई। वर्तमान में प्रदेश में 14 नगर निगम, 52 नगर पालिका परिषद और 123 नगर पंचायत हैं, जिसमें प्रत्यक्ष प्रणाली के तहत चुनाव होंगे और मतदाता एक बार फिर अपना अधिकार वापस मिल पाया है और अपने अधिकार का उपयोग करेगा। आप तीनों अतिथियों मुद्दा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप सभी दर्शक इस प्रोग्राम के साथ, एशियन न्यूज के साथ बने रहिए और देखते रहिए एशियन न्यूज के तरोताजा खबरों को और अपडेट्स को। बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।